क्या आप जानते हैं साइबेरिया की तुंगसुका घटना में कोई ब्लैक होल पृथ्वी से टकराया था? जी हाँ, रूस के साइबेरिया का तुंगसुक क्षेत्र। दिन था 30 जून 1908 और घड़ी की सुइयां सुबह के 7 बजे के 20 मिनट का इशारा कर रही थी। अचानक एक प्रलयकारी विस्फोट होता है जिससे एक विशालकाय क्षेत्र में एक जलजला सा उठता है। लगभग 25 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में क्या मनुष्य, क्या जानवर और क्या जंगल, सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बरसाए गए परमाणु बमों की तुलना में कई गुना ज्यादा विध्वंसकारी था ये विस्फोट। लगभग 8 करोड़ ब्रिक्स विशुद्ध रूप से जलकर भस्म हो गए। तबाही का ऐसा मंजर फैला कि उसके भस्मावशेष इस घटना के 50 साल बाद तक दिखाई देते हैं। बात करें अगर घटना की, तो उस क्षेत्र के आसपास के स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उस समय उन्होंने आकाश में एक आग का गोला देखा जो सूर्य से भी ज्यादा चमकदार था। जिस जगह विस्फोट हुआ उस स्थान के लोग 350 किलोमीटर दूर किरनेसक में अग्नि का एक विशालकाय स्तंभ देखा गया। उसी समय एक छोटे किंतु नियमित अंतराल में एक विचित्र सी ध्वनि सुनाई पड़ी और ठीक इसी के बाद एक विशालकाय एवं भारी भरकम वस्तु के जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ तबाही ही थी। दस्तावेज बताते हैं कि विस्फोट में इतनी भयंकर शक्ति थी कि दक्षिणी किरनेसक के मवेशी अपने स्थान से लगभग 500 किलोमीटर दूर शत-बिशत हालात में मिले। थोड़ी दूर रहने वाले स्थानीय किसानों के शरीर के कपड़े जलकर उनके शरीर से ही चिपक गए। कईयों के शरीर हवा में ही 400 फीट तक उछल गए। कुछ स्थानीय किसान जो सौभाग्य से अपनी जान गंवाने से बच गए थे, जब उनकी मूर्छा टूटी तो उन्हें लगातार बिजलियों के कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ के कानों में इतनी पीड़ा हो रही थी मानो कानों से पिघलता हुआ शीशा बह रहा हो। कईयों के घरों के बर्तन तक पिघल गए। इस विस्फोट से लगभग 2000 पशु जलकर भस्म हो गए। इस रहस्यमय घटना की व्याख्या यद्यपि कई विद्वानों ने अलग अलग तर्कों के आधार पर की है, किंतु इनमें से कोई भी थ्योरी अंतिम रूप से सत्य नहीं सिद्ध हो पाई है। इस घटना के घटित होने के पीछे सबसे प्रबल संभावना किसी दैत्याकार उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की थी। ज्यादातर लोग आज भी यही मानते हैं कि उस दिन धरती से एक विशालकाय उल्कापिंड ही टकराया था। लेकिन वहीं दुनिया के सामने यह तथ्य भी था कि हजारों साल पहले अमेरिका के एरिज़ोना में ऐसा ही एक उल्कापिंड टकराने से 315 मील चौड़ा एक गड्ढा धरती पर हो गया था। लेकिन साइबेरिया की धरती पर ऐसे कोई निशान नहीं थे। इसीलिए ये थ्योरी संदिग्ध सिद्ध हो गई और इस पर विद्वानों में सहमति नहीं बन सकी। 1950 आते आते पूरी दुनिया में एलियंस और उनकी परिग्रहीय सभ्यता के बारे में काफी चर्चा होने लगी थी। उसी समय के आसपास एक नई संभावना व्यक्त की गई थी जो साइबेरिया में घटी इस घटना के बिल्कुल अलग तरीके को व्याख्यात करती थी। इस संभावना के अनुसार एक अत्याधुनिक परग्रही सभ्यता ने साइबेरिया के वायुमंडल में नाभिकीय विस्फोट किया था, जिसकी वजह से वहां उतनी तबाही हुई थी। बाद में इस संभावना को एक ठोस प्रमाणिक आधार भी मिला। सन 1958 में इस क्षेत्र में काफी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी मिली, लेकिन 1961 में हुई एक नई रिसर्च से ये सामने आया है कि जितनी भीषण तबाही के प्रमाण मिले हैं वो वातावरण में होने वाली किसी नाभिकीय विस्फोट से संभव नहीं है। उसके बाद यह संभावना भी खारिज हो गई। उसके बाद प्रस्तुत की गई तीसरी परिकल्पना के अनुसार उस दिन कोई धूमकेतु वहां के वायुमंडल में इतनी तेजी से आया कि उसका ऊपरी हिस्सा जो जमी हुई गैसों और धातु के टुकड़ों से बना था, अत्यधिक ऊष्मा के कारण फट गया, जिससे उसकी गैस और धूल के कण पूरे वातावरण में चारों तरफ फैल गए और उसी की वजह से विस्फोट के बाद भी साइबेरिया के नभमंडल में कई दिनों तक चमकीली रात्रि जैसा दृश्य बना रहा। लेकिन यह परिकल्पना भी कपोल कल्पना की साबित हुई। बाद में हुई खोजों के प्रमाण ने इसे असत्य सिद्ध कर दिया। एक अन्य परिकल्पना के अनुसार उस दिन एक एंटी मैटर से बना हुआ एक एंटी रॉक साइबेरिया के वायुमंडल में प्रवेश किया और हमारी दुनिया के मैटर के परमाणुओं से संयोग करके रहस्यमय गामा किरणों के एक अग्नि गोलक में तब्दील हो गया, जिसके फलस्वरूप वहां एक प्रलयकारी विस्फोट हुआ। यह परिकल्पना सन 1967 के आसपास आई। इसके सिद्धांत साइबेरिया के निवासियों के शरीर जलने तथा असाधारण रासायनिक व नाभिकीय विस्फोट के परिणाम स्वरूप होने वाले वायुमंडलीय बदलावों की समुचित व्याख्या करता है, किंतु विस्फोट को कारण स्वरूप में दो अलग अलग स्थानों में होने वाली घटनाओं की कड़ियां जोड़ने में असमर्थ था। इसके अलावा एंटी मैटर और उनके मैटर से संयोग होने पर होने वाली विलपकारी परिणामों पर अध्ययन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। सन 1975 में स्टीफन हॉकिंग द्वारा ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रकाशन में लाने के बाद
इस घटना को भी एक दूसरे के चश्मे से देखा गया और एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार उस समय एक बिल्कुल नन्हा सा ब्लैक होल साइबेरिया के उस इलाके से टकराया था और पृथ्वी के उस हिस्से से होते हुए वह उत्तरी अटलांटिका में जा निकला। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के ऐसे सघनतम पिंड होते हैं जहां समय का प्रवाह रुक गया होता है। आइंस्टाइन के साधारण सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी पिंड जितना द्रव्यमान लिए होता है वहां उस पिंड पर समय का प्रवाह उतना ही धीमा हो जाता है। ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के महादैत्य हैं। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना अधिक होता है कि वहां का पलायन वेग प्रकाश के वेग से भी अधिक होता है। इसीलिए ब्लैक होल्स की दुनिया अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ ही बनी हुई है। कल्पना करिए कि आप ब्लैक होल्स की सबसे बाहरी लेकिन सुरक्षित घेरे पर खड़े हुए हैं। वहां तक आप सुरक्षित हो सकते हैं। वहां से बहुत दूर स्थित यान में बैठा व्यक्ति आपको भी देख सकता है, लेकिन जैसे ही आप उस ब्लैक होल के गुरुत्व घेरे की चपेट में आए, पलक झपकते ही आप अदृश्य हो जाएंगे और आपका शरीर अणुओं और परमाणुओं में विभक्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा होने के पहले आपकी छवि वहां ब्लैक होल की गुरुत्व सीमा पर एक छाया की तरह अंकित हो जाएगी, क्योंकि वहां समय का प्रभाव लगभग रुका हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को भी संदिग्ध मानते हुए खारिज कर दिया। तमाम तरह के शोध अनुसंधानों के बावजूद यह रहस्य अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि जब भी ब्रह्मांड की उन उन्नत सभ्यताओं जिनके संरक्षण में हमारी पृथ्वी है से हमारा सामना होगा, इस रहस्य से जरूर पर्दा उठेगा।